देश में 1 करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं जो सरकारी हैं और सरकार के नजरिए को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी निभाते हैं। यह भी सच है कि देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्मचारियों की भारी कमी है, यानी हर कर्मचारी पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रहित में काम करता रहता है। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां छुट्टियां तक नहीं मिलती, लेकिन इनको 2 बातों का सुकून होता है, एक देश के लिए काम करने का और दूसरा नौकरी के बाद आर्थिक सुरक्षा का, जिसे पेंशन कहा जाता है। एक सरकारी कर्मचारी को लगता है कि अगर जवानी देश के निर्माण में समर्पित हो गई तो बुढ़ापा देश संभाल लेगा। लेकिन बीते 2 दशकों में पेंशन की टेंशन ने कर्मचारियों को परेशान किया है। पहले ओपीएस था, फिर अटल सरकार 2003 में एनपीएस लेकर आई। एनपीएस में ना पेंशन निर्धारित थी और ना ही राशि। कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं हो पाए। ऐसे में कई राज्यों ने एनपीएस को कर्मचारियों के विरोध की वजह से लागू ही नहीं किया, तो कईयों ने एनपीएस को ओपीएस में बदल दिया। लेकिन अब मोदी सरकार नई पेंशन नीति लेकर आई है और इसे यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, एकीकृत पेंशन योजना। कहा जा रहा है कि यह पेंशन कर्मचारियों के टेंशन का पूर्ण विराम है। ऐसे में आज हम आपको ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही बताएंगे इनमें से कौन सी बेहतर है और क्या यूपीएस में जाना विकल्प है या फिर मजबूरी है, और अगर यूपीएस में गए तो क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, क्योंकि यह है मोदी की पेंशन नीति। किसी भी योजना को समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि उससे जुड़े लाभान्वितों की संख्या को समझ लिया जाए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि उस योजना का कितना व्यापक असर होता है। तो चलिए शुरुआत एक आंकड़े के साथ करते हैं, और यह आंकड़ा आपको बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि यह आंकड़ा आपको बताएगा कि रेलवे कर्मचारी कितने हैं, अन्य सरकारी कर्मचारी कितने हैं, कितने औसत सदस्यों की निर्भरता उनके ऊपर है। जरा आंकड़ों को देखिए, क्योंकि जब इस आंकड़े को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बदलाव किए गए वो कितने जरूरी है। देखिए, रेलवे कर्मचारी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मोटे तौर पर लगभग 8 लाख के आसपास है। अन्य सरकारी कर्मचारी यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हैं, वो लगभग 85 लाख के आसपास है। यानी कि कुल मिलाकर 93 लाख के आसपास देश के अंदर सरकारी कर्मचारियां जो इस वक्त काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है उस पर औसत 6 से 8 लोग अगर निर्भर हैं, तो देश के कितने लोग ऐसे हैं, देश की कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो सरकारी कर्मचारियों के साथ आगे बढ़ती है। और ये आंकड़ा होगा लगभग 7 करोड़ 44 लाख के आसपास का आंकड़ा। आप सोचिए, ये एक आंकड़ा है, इसको अब अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसके अलावा एक और तबका है जो पेंशनधारी तबका है, जिन्होंने अपनी जवानी राष्ट्र निर्माण में निकाल दी और बुजुर्ग होते हुए जो उनका बुढ़ापा निकल रहा है वो पेंशन के सहारे चल रहा है। तो जरा एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं, इस आंकड़े को भी जरा देखिए, क्योंकि पेंशन का फैसला जो है वो लगभग 10 करोड़ लोगों को सीधा प्रभावित करेगा। और इसीलिए चाहे बात ओपीएस की हो, बात चाहे एनपीएस की हो, या बात आज यूपीएस की हो रही हो, इसमें एक बड़ा अंतर है। यह आंकड़ा जो हम आपको दे रहे हैं यह मार्च 2023 तक का आंकड़ा है। सरकार की तरफ से यह आंकड़ा संसद के अंदर रखा गया और इस आंकड़े में बताया गया कि सिविल जो पेंशनधारी है उनकी संख्या 11,42,000 के आसपास है। इसके अलावा जो रक्षा पेंशनधारी है उनकी जो संख्या है वो 33,87,000 के आसपास है। दूरसंचार पेंशनधारी 4,38,000 के आसपास है। इसके अलावा डाक पेंशनधारी जो है वो 3,01,000 के आसपास है। रेलवे पेंशनधारी 15,25,000 के आसपास है और कुल जो पेंशनधारी है उनकी संख्या जो है वो 67,93,000 के आसपास पेंशनधारी हैं। और ये हम नहीं, ये सरकार कह रही है। अब जरा इसको कुछ ना करते करते 4 या 5 लोगों से जोड़ दीजिए। यह आंकड़ा 10 करोड़ लोगों से सीधा सीधा जुड़ता है।
तो जरा सोचिए, जो पेंशन का फैसला है वो लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और लगभग 7 करोड़ के आसपास वो लोग जो इस वक्त सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं। यानी कि एक फैसला देश की आबादी के लगभग 15% लोगों को सीधा प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष तौर पर आप अंदाजा लगाते रहिए कि इसका असर कितना ज्यादा होता है। और क्या यही वजह है कि एनपीएस के भारी विरोध के बाद जब यूपीएस लाने की तैयारी हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एनपीएस लेकर आए, 2 दशकों तक चली, मोदी सरकार ने 10 साल आगे बढ़ाया, लेकिन शायद अब बीजेपी सरकार को लग रहा है कि कर्मचारियों में नाराजगी और उसके पीछे की एक और वजह है। जरा सोचिए, 2004 में जिन्होंने ज्वाइनिंग की एनपीएस के साथ, 2029 में 25 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे और 2029 में लोकसभा का चुनाव भी होगा। तो क्या वाकई में यूपीएस को जो लागू किया जा रहा है वहां नजर कर्मचारियों के उस एक बड़े तबके पर है जो रिटायरमेंट की तरफ है और 2029 के चुनाव पर है। बहरहाल 2029 बहुत आगे है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में क्या वाकई में ओपीएस यूपीएस में बदल जाएगी? क्योंकि राजस्थान में एनपीएस नहीं है। एनपीएस को गहलोत सरकार ने हटा दिया था और उसकी जगह ओपीएस लेकर आई थी। दरअसल अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया, उसके बाद राजस्थान के कर्मचारियों के जहन में सवाल है। ट्वीट क्या है, जरा इसको पढ़िए। वो लिखते हैं कि राजस्थान के कार्मिकों के हित एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। अब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला दी है। इसके बाद राज्य के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। राज्य के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि यहां सरकार ओपीएस जारी रखेगी या यूपीएस लागू करेगी। इस पर राज्य सरकार अविलंब स्थिति को स्पष्ट करे जिससे कार्मिक बिना किसी तनाव के अच्छे से काम कर सके। राजस्थान की बीजेपी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा एनपीएस का अंशदान इकट्ठा करने वाली पीएफआरडीए के पास राज्य सरकार के कर्मचारियों का 40,000 करोड़ रुपए जमा है। हमारी सरकार ने कई बार कर्मचारियों की इस जमा पूंजी को राज्य को लौटाने का अनुरोध किया, परंतु केंद्र सरकार ने यह राशि नहीं लौटाई। बीजेपी सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की इस मेहनत की जमा पूंजी को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं और ये राशि कब तक वापस आएगी? क्या कथित डबल इंजन सरकार का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा? यह सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन जिस पेंशन की बात हो रही है और जिस 50% के फॉर्मूले की बात हो रही है, आगे हम आपको बताएं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर और क्या बेहतर विकल्प। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पेंशन की शुरुआत कहां से और कैसे हुई और 50% का फॉर्मूला किस तरीके से सिस्टम का हिस्सा बना। यह बेहद दिलचस्प कहानी है, इसको जरा सुनिए, क्योंकि भारत से नहीं, यह शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम से। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में पेंशन सिस्टम 1600 के दशक के अंत में दिखाई दिया था। पहली सिविल सेवा पेंशन 1684 में दी गई, ऐसा आंकड़ा कहता है। उस दौरान पोर्ट ऑफ लंदन का एक वरिष्ठ अधिकारी इतना बीमार हो गया था कि उसे नौकरी पर रखा नहीं जा सकता। उसके उत्तराधिकारी को 80 यूरो के वेतन पर नियुक्त किया गया था। इसमें एक शर्त रखी गई थी। शर्त यह कि 40 यूरो का भुगतान उस बीमार वरिष्ठ अधिकारी को किया जाएगा जिसकी जगह वो नौकरी कर रहा है। बताया जाता है कि इस तरह पहली 50% पेंशन शुरू हुई। आज के दौर में ऐसे नहीं है। आज के दौर का फॉर्मूला बहुत अलग है। तो वो फॉर्मूला क्या है ये आपको बताएं, उससे पहले जरा तीनों जो स्कीम है उसकी मूल बातों को आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की, सबसे पुरानी व्यवस्था की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। उसकी खासियत क्या है जरा देखिए। उसकी जो मुख्य खासियत है उसमें निश्चित पेंशन राशि है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित फैमिली पेंशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कितनी मिलेगी आगे आपको बताएंगे। ग्रेजुएटी गारंटी है जो 20 लाख के आसपास है। राजस्थान सरकार ने अभी उसको 25 लाख किया है, भजनलाल सरकार ने उसको 25 लाख किया है। कर्मचारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें जीरो है, पूरा सरकार देती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता डीए इसके अंदर जुड़ता है और उसके हिसाब से पेंशन रिवाइव होती है, बदलती है।
लेकिन इससे यूपीएस का कंपैरिजन हो रहा है। तो जरा यह भी समझ लीजिए मोटे तौर पर कि यूपीएस की खासियत क्या है जो अब देश का हिस्सा होने वाली है। इसको जब आप समझेंगे तो इसमें कुछ चीजें ओपीएस के बिल्कुल समानांतर नजर आएगी। जैसे इसमें भी निश्चित पेंशन का जिक्र है, इसमें भी निश्चित फैमिली पेंशन का जिक्र है, इसमें भी निश्चित न्यूनतम पेंशन का जिक्र है, मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन का भी इसमें जिक्र है, महंगाई राहत का जिक्र है और एक मुश्त भुगतान का भी इसके अंदर जिक्र है। इसमें कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, लेकिन तीनों को एक साथ आपको समझा देते हैं कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस, इन तीनों के अंदर मूल अंतर क्या है, कैसे एक पेंशन स्कीम दूसरी पेंशन स्कीम को ओवरलैप करते हुए कर्मचारियों को राहत देती है या एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। जरा इसको समझिए। इसको समझाते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। निश्चित पेंशन की गारंटी ओपीएस देती है। ओपीएस में कर्मचारी की भागीदारी नहीं, डीए के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी, टैक्स से छूट का फायदा नहीं, पेंशन धारक की मृत्यु पर पात्र को पूरी पेंशन और 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। जीपीएफ की व्यवस्था है, 10 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन का जिक्र है। एनपीएस को जब आप पढ़ेंगे, पेंशन बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर है। पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश जरूरी है। डीए की व्यवस्था नहीं है। टैक्स से छूट के कई फायदे हैं। पेंशन धारक की मृत्यु पर पात्र चुनेगा विकल्प, यह भी व्यवस्था की गई है और ग्रेजुएट का प्रावधान इसमें नहीं है। जीपीएफ की व्यवस्था नहीं है। न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है। यूपीएस को जरा समझिए, जो नई स्कीम है, निश्चित पेंशन की गारंटी है। सरकार की भागीदारी 18.5% है जो पहले 14% हुआ करती थी। डीए के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होगी। टैक्स से छूट के बारे में कुछ साफ नहीं है। पेंशन धारक की मृत्यु पर पात्र को पेंशन का 60% मिलेगा, जबकि सेवानिवृत्ति पर ग्रेचुइटी के अतिरिक्त एक मुश्त पेमेंट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जीपीएफ की व्यवस्था नहीं है और 10 साल की नौकरी पर 10,000 की पेंशन मिलेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मिनिमम पेंशन का प्रावधान इसके अंदर बखूबी किया गया है। तो मोटे तौर पर तीनों में से जब आप देखेंगे तो या तो आपको ओपीएस मुफीद लगेगी कर्मचारियों के हिसाब से, या यूपीएस मुफीद लगेगी। लेकिन यूपीएस में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओपीएस के मुकाबले अभी भी कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन जरा यह समझिए कि यूपीएस में पेंशन किस तरीके से मिलेगी। यूपीएस में दरअसल 3 तरीके से पेंशन का प्रावधान किया गया है। वो क्या है? उनमें जो सबसे पहले है वो है 25 साल या उससे ज्यादा की नौकरी पर पूरी पेंशन मिलेगी। दूसरा जो है वो है कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तीसरा, पेंशन की 60% फैमिली पेंशन होगी। अब इसको जरा समझिए। 25 साल या उससे ज्यादा की नौकरी पर पूरी पेंशन का मतलब क्या है? कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% की धनराशि बतौर पेंशन दी जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी के आखिरी 12 महीनों में बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि कर्मचारी का कम से कम 25 साल की सर्विस पूरा करना जरूरी है। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा नौकरी करने पर पेंशन उसी अनुपात में कम मिलेगी। लेकिन कम से कम 10,000 पेंशन जरूर मिलेगी। लेकिन कब? अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा लेकिन 25 साल से कम नौकरी की है, फिर उसकी बेसिक सैलरी भले कितनी भी कम हो, उसे कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 12 साल नौकरी करने के बाद किसी कारण से रिटायरमेंट ले रहा है, उसकी बेसिक सैलरी भी 20,000 रुपए से कम है, तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपए प्लस डीआर बतौर पेंशन मिलेगी। और इसको आप मोटे तौर पर मानेंगे तो आज के टाइम में लगभग पेंशन 15,000 रुपए के आसपास बनेगी। लेकिन एक और स्थिति होती है। मानिए जो पेंशनधारी है उनकी मौत हो जाए तो परिवार को क्या मिलेगा, इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। दरअसल सर्विस पीरियड के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली को पेंशन कर्मचारी की मौत की जगह या रिटायरमेंट जो हो रहा है उसके जगह उसके परिवार को मिलती है, और वो 60% प्लस डीआर की रकम होगी जो बतौर फैमिली पेंशन दी जाएगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एनपीएस जो वर्तमान में लागू है और यूपीएस जो भविष्य में लागू होगा,
दोनों के बीच में अगर हमें ब्रैकेट के तौर पर समझे कि अगर कितनी सैलरी है तो उस सैलरी के हिसाब से कितनी पेंशन बनेगी, एक सामान्य स्थिति का जिक्र करते हैं जिसमें किसी एक कर्मचारी की 50,000 रुपए प्रति माह पर ज्वाइनिंग होती है, 3% सालाना बढ़ोतरी होती है, पेंशन फंड में सालाना बढ़ोतरी 8% के आसपास और सालाना निवेश पर रिटर्न जो लगभग मिल रहा है वो 6% के आसपास। अब इसमें दो चीजें हैं, सालाना निवेश और रिटर्न की जब हम बात करें तो हम एनपीएस की बात करें, और पेंशन फंड में जो सालाना बढ़ोतरी की बात करें वो हम बात करें यूपीएस। तो जरा देखिए कि दोनों के अंदर जो मूल अंतर आएगा वो अंतर दरअसल किस तरीके से आएगा, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर सपोज कीजिए किसी ने 25 साल की उम्र में अगर कोई ज्वाइनिंग करता है और वो 35 साल तक नौकरी करता है, यानी कि 60 साल की उम्र तक अगर वो नौकरी करता है, तो उसकी जो आखिरी सैलरी होगी वो मोटे तौर पर जो हमने पहले आदर्श स्थिति बताई उसमें 1,36,000 के आसपास की उसकी सैलरी होगी। उस हिसाब से जो एनपीएस पेंशन कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 3,59,00,000 रुपए के आसपास, जबकि यूपीएस पेंशन में वही कॉर्पस बनेगा 4,26,00,000 के आसपास, और ये काफी ज्यादा है। और ये अगर हम देखेंगे तो लगभग ये 65 लाख के आसपास ज्यादा है जो उस कर्मचारी को मिलेगा। पेंशन में बड़ा अंतर है, एनपीएस में जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी लगभग 1,69,000 के आसपास, जबकि वही यूपीएस में जो पेंशन मिलेगी वो 2,13,000 के आसपास मिलेगी। और इसको आप मानकर चलिए लगभग 34,000 के आसपास मासिक फायदा कर्मचारी को होगा। और इसलिए ये तो आप मानकर चलिए 2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं जो ओपीएस में नहीं जा पाए वो यूपीएस में बहुत आसानी से आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे यहां उनको बहुत फायदा होगा। मानिए किसी की उम्र 27 साल है, 33 साल नौकरी करता है, तो आखिरी सैलरी उसकी होगी 1,28,000 के आसपास। एनपीएस पेंशन कॉर्पस 3,01,00,000 के आसपास। यूपीएस पेंशन कॉर्पस लगभग 56 लाख ज्यादा होगा, 3,57,00,000 के आसपास। उसके पेंशन में बड़ा अंतर आएगा, एनपीएस जो पेंशन होगी प्रति माह वो 1.5 लाख होगी उस कर्मचारी की, लेकिन जो यूपीएस में पेंशन होगी वो लगभग 1,78,000 होगी, लगभग 28,000 रुपए ज्यादा होगी प्रति माह के हिसाब से। इसलिए यूपीएस में जा सकते हैं। कोई 30 साल की उम्र में अगर नौकरी में आ रहा है, 30 साल नौकरी अगर वो कर रहा है, तो उसकी जो आखिरी सैलरी होगी वो 1,17,000 के आसपास होगी। जो एनपीएस में कॉर्पस फंड होगा वो 2,29,00,000 होगा। जो यूपीएस में कॉर्पस फंड होगा वो 2,72,00,000 हो गया, यानी कि लगभग 50 लाख के आसपास ज्यादा होगा। एनपीएस में जो पेंशन होगी वो 1,14,000 के आसपास, जबकि यूपीएस में वो पेंशन 1,36,000 यानी कि लगभग 22,000 के आसपास ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई 35 साल की उम्र में नौकरी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं और कंपटीशन हाई हो रहा है, उसमें 35 साल तक युवा रहते हैं और वो नौकरी करते हैं। हालांकि उस स्थिति में जो वो नौकरी करेंगे 60 साल की एज तक अगर मान लें तो 25 साल के आसपास की नौकरी होगी। उन 25 सालों के अंदर 1,01,000 के आसपास की सैलरी होगी आखिरी। जो एनपीएस पेंशन कॉर्पस होगा वो 1,42,00,000 होगा। जो यूपीएस पेंशन कॉर्पस होगा वो 1,69,00,000 के आसपास होगा, जबकि जो पेंशन उसको मिलेगी 60 साल की उम्र में 25 साल की नौकरी करने के बाद वो एनपीएस पेंशन स्कीम के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर सिर्फ कितनी मिलती, वो मिलती 71,000 रुपए। लेकिन अगर वो यूपीएस में जा रहा है, यूपीएस में अगर वो जा रहा है तो उसको 84,000 रुपए मिलेगी, लगभग 13,000 ज्यादा मिलेगी। और इसीलिए इसका कंपैरिजन दरअसल किया ही नहीं जा रहा एनपीएस के साथ। जो इसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन किया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस के अंदर भी मूलभूत अंतर है, कई अंतर है जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। वो अंतर क्या है उसको मोटे तौर पर आपके सामने समझा देते हैं कि दरअसल जो अंतर है वो अंतर क्या है। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, इसमें अगर ओपीएस की बात करते हैं तो ओपीएस की अगर स्थिति को समझे तो ओपीएस के अंदर जो अंतर आएगा, ओपीएस और इधर हम मान लेते हैं यूपीएस।
ओपीएस और यूपीएस में जो पहला अंतर है वो कर्मचारी भागीदारी का है। जो कर्मचारी भागीदारी है वो ओपीएस में 0% है, कोई कर्मचारी भागीदारी नहीं है। लेकिन यूपीएस में जो कर्मचारी भागीदारी है वो 10% है, यानी कि बेसिक का प्लस डीए का 10% कर्मचारी को देना होगा वो यूपीएस के अंदर। और ये एक चीज है जो यूपीएस को एनपीएस से, माफ कीजिएगा, ओपीएस से अलग करती है और इसका कर्मचारी आज भी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार की जो भागीदारी है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। सरकार की भागीदारी ओपीएस में जो सरकार की भागीदारी है वो फुल है, यानी कर्मचारी को कुछ नहीं देना, जो देना है वो सरकार को देना है। लेकिन जो यूपीएस है, यूपीएस में जो सरकार की भागीदारी है, जैसे बेसिक प्लस डीए का 10% कर्मचारी को देना है, वैसे ही सरकार इसमें 18.5% देगी। हालांकि ये एनपीएस के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि एनपीएस में सरकार 14% के आसपास दे रही थी, उसमें 4.5% इसके अंदर ज्यादा है जो सरकार दे रही है। लेकिन एक और चीज है जिसको लेकर दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ओपीएस और यूपीएस में, और वो है दरअसल न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी। अगर हम बात ओपीएस की करते हैं तो ओपीएस के जो पेंशन है वो डीए के हिसाब से निर्धारित होती है, न्यूनतम निर्धारित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 10 साल की नौकरी की अगर बात करें और एक आदर्श स्थिति की बात करें तो यहां जो पेंशन मिलेगी वो 8500 के आसपास मिलेगी, लेकिन वो बढ़ती चली जाएगी क्योंकि डीए जिस तरीके से बढ़ेगा वो बढ़ती चली जाएगी। जहां यूपीएस में जो है वो आपको मिनिमम 10 साल नौकरी करनी ही पड़ेगी, और 10 साल जो आप नौकरी करेंगे उसके बाद आपको 10,000 की पेंशन, न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, वो मिलेगी ही मिलेगी। और इसका जिक्र हमने प्रोग्राम की शुरुआत में किया था जब हम आपको बता रहे थे कि 3 तरीके की यूपीएस की पेंशन, उसमें जो न्यूनतम पेंशन है उसको आज की तारीख के साथ जोड़ेंगे तो ये 10 साल की नौकरी के बाद 10,000 नहीं 15,000 के आसपास होगी। और ये एक प्लस पॉइंट है, ये दरअसल इसका एक प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट है दरअसल ग्रेजुएटी का, क्योंकि ग्रेजुएटी दोनों में निर्धारित है, लेकिन उसके अलावा एक अलग से अमाउंट यूपीएस के अंदर मिलता है जो दरअसल ओपीएस के अंदर नहीं मिलता, और वो यूपीएस को थोड़ा इससे ज्यादा लोकप्रिय बनाता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यूपीएस आने के बाद कर्मचारी सुकून में रहेंगे, उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी। और जिस विकसित भारत की तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत को ले जाना चाहते हैं उसमें कर्मचारियों की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक और सवाल है, सवाल यह कि अगर 8वां वेतन आयोग आ गया तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आएंगे, सैलरीज में क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि जो सैलरी में बदलाव आएंगे वही हिस्सा पेंशन के अंदर भी जुड़ता है। जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। 2004 से जोड़ें तो 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी, जो अभी इसके हिसाब से कम है। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर ही 25 साल नौकरी करता रहे, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक प्रमोशन होते हैं, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपए हो जाएगी और इसका 50% यानी कि कुल 2,40,000 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर होगी। और एक मोटा मोटा आंकड़ा कहता है कि लगभग 50,000 के आसपास कर्मचारी हर साल रिटायर होते हैं जो पेंशन के पात्र होते हैं। यहां एक गंभीर सवाल है, सवाल यह है कि पेंशन जितनी बढ़ती जाएगी दरअसल सरकार उतने ही नौकरी पर लोगों को कम रखेगी, क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा सरकार एक मोटी राशि पेंशन के तौर पर दे रही है जो एक पैरेलली एम्प्लॉयमेंट के बराबर है। सरकार जो 1 रुपया खर्च करती है, एक मोटा मोटा आंकड़ा उसमें है कि 4 से 5 पैसे
पेंशन पर खर्च होते हैं। लेकिन राजस्थान के कर्मचारियों का क्या होगा? वो पहले ओपीएस में थे, फिर वो एनपीएस में आ गए, फिर गहलोत सरकार उन्हें ओपीएस में लेकर आ गई, अब वो वापस यूपीएस में क्या आएंगे? और अगर आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि गहलोत सरकार ने 19 मई 2022 को ओपीएस लागू कर दी थी। इसके बाद 4,78,000 कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में आ गए, 1,25,000 बोर्ड और निगमों के कर्मचारी ओपीएस में आ गए, 4 लाख पेंशनर भी ओपीएस के दायरे में आ गए। अब 6 लाख के आसपास कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। कमाल की बात यह कि महाराष्ट्र में यूपीएस को अपने यहां लागू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार भी इसको लागू कर सकती है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने कई सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। मसलन ओपीएस लागू करते ही एनपीएस का अंशदान सरकार ने जमा नहीं कराया, अब यूपीएस लागू हुआ तो बाकी का अंशदान कौन देगा? क्योंकि 10% यूपीएस में कर्मचारी की तरफ से दिया जाता है। अगर कर्मचारियों से वसूली हुई तो कैसे होगी? एक मुश्त होगी या किस्तों में होगी? यूपीएस लागू होते ही कर्मचारियों को 10% सरकार का 18.5% अंशदान जमा कराना होगा। क्या यूपीएस लागू होने के बाद एनपीएस का जमा 40 करोड़ केंद्र सरकार राज्य सरकार को वापस देगी? यह भी सवाल है। और सवाल यह भी कि जिन्होंने एनपीएस से पैसे निकाल लिए जब वो ओपीएस में शिफ्ट हुए, अब उनका क्या होगा? क्योंकि पेंशन का एक बड़ा हिस्सा उस पर निर्धारित करता है। सवाल बहुत है, लेकिन मोदी की इस पेंशन नीति का स्वागत ज्यादा हो रहा है, विरोध थोड़ा कम है, क्योंकि जो अब रिटायर होने की स्थिति में है वो दरअसल वो बैच है जो एनपीएस से प्रताड़ित और उनको यूपीएस एक बड़ा विकल्प इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां तो यूपीएस को लागू किया जाएगा, सेंटर इसको लागू करेगी ही, लेकिन जो बाकी राज्य है क्या वो इसको लागू करेंगे? और क्या इसमें अभी भी संशोधन की गुंजाइश है कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक कहावत किसी ने कही थी कि सरकारों को जिताने और हराने में कर्मचारियों का एक बड़ा रोल होता है। तो सियासत भी इसके बीच में होती है, चाहे बात सामाजिक सरोकार के कर्मचारियों से जुड़ी क्यों ना, क्योंकि ये मोदी की पेंशन नीति है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।